हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को। तो चलिए जी, मॉक टेस्ट, लास्ट मॉक टेस्ट है आपका और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पैसेज आपने पढ़ा होगा और क्या क्या इसके आंसर थे, वन बाय वन देखते हैं। प्रिमिटिव मैन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फॉर फायर। क्यों यूज करते थे फायर को? ऑब्वियस सी बात है, भोजन को बनाने के लिए और गर्मी यानी कि वार्मथ के लिए, ठीक है, लाइट प्रोवाइड करने के लिए यूज नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फायर ब्रांड वॉज यूज टू, ठीक है, फायर ब्रांड जो था उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता? फायर ब्रांड का यूज किया जाता था लाइट प्रोवाइड करने के लिए। प्राइमरी का क्या मतलब है? प्राइमरी होता है, कोई भी चीज जो प्राइमरी होती है वो होती है असेंशियल, है ना। लैम्प्स प्रोबेबली डेवलप्ड थ्रू मेयर। लैम्प्स कैसे डेवलप हुए थे? मेयर व्हाट, अचानक से हो गए थे, है ना, बाय चांस, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग्स तो नहीं की थी, अचानक से हो गया था। अर्ली लैम्प्स वर मेड बाय, अर्ली लैम्प्स जो थे वो स्टार्टिंग में जो लैम्प्स बने थे वो किस चीज से बने थे? ठीक है, यूजिंग अ रीड एज अ विक इन द फैट। ए आंसर हो जाएगा इसका। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा DEFINITELY, तो सी आंसर बनेगा डेफिनेटली का। इंट्रेपिड क्या होता है? फियरलेस, तो इसका सिनोनियम होना था डोंटलेस, होता निडर। रेसिस्ट का ओपोजिट बताना है, तो रेसिस्ट होता है विरोध करना, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं तो सिनोनियम में अगर हम देखते हैं तो ये इसका सिनोनियम हो जाना था। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट करना किसी चीज को, ठीक है, अपोजिट ही पूछ रहा था ना, हाँ। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब इग्नोर करना, तो इग्नोर इसमें कहाँ होगा? डू नॉट पे अटेंशन, बी आंसर बनेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। अब 10 में उसने क्या दिया है हमें? PQRS, या तो Q से स्टार्ट होगा या P से स्टार्ट होगा। देखो वो कह रहा है आपसे, द सोल्जर डिसाइडेड टू होल्ड आउट। सोल्जर्स ने वहां पर लड़ने की कोशिश की। कब तक लड़ने की कोशिश की? टिल द लास्ट मैन अमंग देम वॉज किल्ड, जब तक उनमें आखिरी व्यक्ति नहीं मर गया। तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि आप पी से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और एक चीज और भी है, अगर मैं ये भी कल कंफर्म है कि एस के बाद आर आएगा। अब तुम पहले एक काम करो, एस के बाद आर वाला देखो। एस के बाद आर यहां पर है, एस के बाद आर यहां नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। एस के बाद आर यहां भी है, यहां भी है। चलो जी, अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं इन द फोर्ट से, तो इन द फोर्ट से स्टार्ट नहीं होगा। आप सब्जेक्ट कहां से उठाओगे? यहां से उठाओगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें, सोल्जर्स ने डिसाइडेड टू होल्ड आउट कहां पर? इन द फोर्ट, फोर्ट के अंदर, ठीक है। तो कब तक? टिल द लास्ट मैन अमंग देम वॉज किल्ड। तो आंसर इसका हो जाएगा PQSR, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर क्लियर्ड बिटवीन, अब बिटवीन एक प्रपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, रमेश ऑब्जेक्ट है तो उधर भी ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट में कौन आएगा? मी। ही इज देन, अब देन यहां पर क्या है? कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव डिग्री ही आपको बनाना पड़ेगा हेल्दियर, ठीक है। ही इज हेल्दियर देन हिज ब्रदर। डबल कंपैरेटिव हो नहीं सकता। मोर हेल्दी बनाओगे नहीं, क्योंकि जब हेल्दी का ऑलरेडी कंपैरेटिव हेल्दियर होता है। डलहौजी इज, दूर है। फार्दर किससे? राजस्थान से, तो कंपैरेटिव हो जाएगा फार्दर। और फ्रॉम किससे? राजस्थान से। किसके कंपैरिजन में? चंडीगढ़ के। तो फार्दर फ्रॉम, डी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएट सो दैट दे मे गेट गुड हस्बैंड्स, ठीक है, ताकि उन्हें एक अच्छा हस्बैंड मिल सके। ताकि मतलब पर्पज, डी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था। इनडिफरेंट, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, तो कौन होता है ये? जिसको लिटरेचर और आर्ट की परवाह नहीं होती, फिलिस्टीन होता है ये, क्योंकि ये तो प्राचीन होता है, ये तो नहीं होगा। रेशनल का नाउन फॉर्म बताना था। अब रेशनल का नाउन फॉर्म होता है रेशनैलिटी। और प्रमोद सेड दैट ही, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा यहां पर, है ना। तो प्रीफर का प्रीफर्ड हो जाएगा, तो बी इसका आंसर होना था। हार्डली का पेयर वेन से, तो बी आंसर होना था इसका। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज, तो ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो सेड का तो ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसने, टीचर ने उनसे कहा कि भैया शांत हो जाओ। तो आंसर, अब कमांड है वहां, दैट नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सीधा बनेगा द टीचर अर्ज द बॉयज टू बी क्वाइट। इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन हमारा टू आ जाएगा, ठीक है। और जॉन वॉज कंपोजिंग अ मेल, तो
पैसिव बनाना है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस का, तो बीइंग ढूंढ लो यहाँ पर, ये रहा, वॉज बीइंग कंपोज, तो सी आंसर बनेगा इसका। ठीक है, तो अपना स्कोर बताएंगे भाई, इंग्लिश में क्या स्कोर रहा। होपफुली इसमें स्कोर आपका सही रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके का पेपर आपके एग्जाम में आएगा, और मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाए। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से सॉल्यूशन में, फर्स्ट मीटिंग में बताना जरा क्या रहा। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा सभी बच्चों को, जो नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी अभी जब विश करने के लिए अभी सारे टीचर्स आएंगे तो वो भी आपको नंबर दे देंगे, और आप बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें एग्जाम में आए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। और आज ही आपका आखिरी मॉक है, ऑल इंडिया मॉक रागा सेट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या जाएगी, यूक्रेन की राजधानी जाएगी यहाँ से, इसका नाम होगा कीव। क्या होगा, कीव इज द करेक्ट आंसर, डी आंसर था इसका, डी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ से। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, जब सफेद प्रकाश पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग कम से कम विचलित होता है। तो जैसे ही प्रिज्म से गुजरता है कोई भी प्रकाश पुंज, किससे गुजरता है भाई, प्रिज्म से जब गुजरता है तो वो कितने रंगों में, ये आपका विबग्योर में विभाजित हो जाता है, और इस तरह से बना है VIBGYOR, और सबसे कम जो विचलित होता है तो वो रेड होता है। आंसर जाएगा आपका बी इज करेक्ट, विबग्योर में विभाजित होगा और रेड सबसे कम विचलित होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 था यहाँ से, जीके का क्वेश्चन। 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए सामंथा हार्वे को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया। तो सामंथा हार्वे ने जो पुरस्कार लिखा उसका नाम है ऑर्बिटल। क्या नाम है, ऑर्बिटल। तो आंसर रहेगा सी इज करेक्ट आंसर, आंसर सी जाएगा। बुकर प्राइज के सामंथा हार्वे, हाँ बिल्कुल सामंथा हार्वे। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा था, अगला क्वेश्चन था यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में हो जाता है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का भी है, जेनेवा में ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फिर WTO वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस, रोम, ये सारे मैंने बताए थे आपसे पहले। आंसर जाएगा बी। अगला प्रश्न है आपका, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो निम्नलिखित में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। तो जब दोनों के पद रिक्त होते हैं तो वहां पर CJI बैठता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठता है। तो आंसर रहेगा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च द चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस लिए चलाया था। तो ये आपका मिल मजदूरों के किसान दूर करो के, उसके बाद नील किसानों की ब्रिटिश शोषण विरुद्ध करने के लिए। तो आंसर जाएगा सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, चूज द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ग्रुप से ये तो रीजनिंग का है। अच्छा ये रीजनिंग का है, वैसे विराट कोहली जाएगा आंसर, बाकी सारे के सारे साइंटिस्ट है, और ये अकेले हो जाते हैं क्रिकेटर। रॉबिन सर बोल रहे हैं कि सर ये तो क्वेश्चन मेरा था। भारत का वो एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर, और सोइल का नाम याद रखना है, कौन सी मिट्टी, यहाँ करेवा सोइल पाई जाती है, और करेवा में ही केसर का उत्पादन होता है। असम, असम सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य, असम, टी। अच्छा ओड वन आउट आते हैं क्या सर इसमें क्वेश्चन। अच्छा हाँ क्वेश्चन है ये आपका, इनडिस्क्रिमिनेटेड रेसिपिएंट लिस्ट में बल्क में भेजे गए अनचाहे और अवांछित जंक मेल को क्या कहा जाता है। तो इसको स्पैम के नाम से जाना जाता है। हाँ आंसर जाएगा सी, स्पैम के नाम से जाना जाता है, सी इज करेक्ट आंसर। तो जय हिंद भाई सभी को। तो सबसे पहले तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी है और पेपर भी आपका अच्छा ही जाएगा, बाकी स्कोर भी आपका अच्छा ही रहा होगा मॉक टेस्ट में। ठीक है, घबराना नहीं है अब, क्योंकि अब घबराने से कुछ नहीं होगा। अब तो हिम्मत को जो है जुटा के, और समय है लड़ने का बहादुरी से। अब ये शौक मनाने का समय नहीं है कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अब तो बहादुरी से लड़ने का समय है। जितना भी पढ़ा है बहुत बेहतरीन पढ़ा है, यही सोच के अब तो आगे बढ़ना है। ठीक है, ये सोचना ही नहीं कि कम रह गए, कम रह गए, ज्यादा रह गए, वो दौर गया, वो जब सोचना था वो टाइम गया। अब तो बस
ये सोचना है कि बस उखाड़ के आना है पेपर में, अस्त व्यस्त करनी है चीजें। देखो भाई, 4 4 6 8 10 12, 12 पे आएगा एल, तो ये गलत हुआ। 8 से आया 24, अब 8 से 24 है और फिर आ रहा है 12, यानी कि तिया, फिर हाफ, फिर थ्रीजा, फिर हाफ, तो 18 आएगा। तो आंसर ये हुआ। यकीन सा ना हो, आगे का चेक कर लो। 22 में से 3 गया 19, 19 में से 3 गया 16, 16 में से 3 13, 13 में से 3 गया 10। रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को 10 और 16 घंटे में करते हैं। रामू और मोहन 10 और 16 में करते हैं अलग अलग। तो कार्य को मान लो 10 और 16 का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो ये कितनी बार कटा इससे? 8 बार, और ये 5 बार। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। 2 घंटे एक साथ करता है, तो प्रति घंटा कितना करेंगे? 8 और 5 13, तो 2 घंटे में कितना कर देंगे? 26। अब बचा कार्य कितना, वो रामू करता है। 80 में से 26 गया, अब तो सब कुछ तुम्हें आता ही होगा, 54। अब ये 54 कार्य बचाओ रामू करता है, पहला आदमी। 8 8 से 48, और 6/8 दिन में कर देगा, तो ये आ जाएगा 63/4। बचा हुआ कार्य इतने दिन में। नेक्स्ट, इसको भरना है। एल है, अब देखो एल, यहां देखो पी क्यू एस लगातार है। अगर पी क्यू एस लगातार है तो ये डबल पी होना चाहिए, डबल पी क्यू एस। और यहां भी फिर डबल पी क्यू एस होना चाहिए, डबल पी क्यू एस होना चाहिए, डबल पी क्यू एस होना चाहिए। ठीक है, डबल पी क्यू एस। अब डबल पी क्यू एस अगर मैं ले लूं, फिर यहाँ पे के आया है, तो डबल पी क्यू एस के हिसाब से, और यहां भी देखो 3 ऑप्शन में की है, तो मैं ले सकता हूं एल के डबल पी क्यू एस, एल के डबल पी क्यू एस, एल के डबल पी क्यू एस, और एल के डबल पी क्यू एस। तो के पी एल पी शुरू में आएगा, के पी एल पी, के पी एल पी, तो के पी एल पी 4 ऑप्शन में आ गया। उसके बाद आएगा क्यू एल पी एस, क्यू एल, तो क्यू एल आएगा, ये गलत, ये गलत, तो आंसर हो गया ए। ये देखो, इसमें आप अगर देखते हो, ये व्हाइट जो है ये मैच कर रहा है इससे, तो अब ऐसे वाला व्हाइट आएगा। सब में यही है, कोई फायदा नहीं। अब अगर आप आगे देखो, ये वाला देखो, सेकंड वाला भी देखो, क्लॉक एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉक हर बार घूम रहा है, तो मेरी साइड आएगा, मेरी साइड है सब में। ये पहले 3 को चेक करके कोई फायदा ही नहीं था। ठीक है, चौथे को भी चेक करके फायदा नहीं, 5वें को करो। पहली बात है, ये तो घुमा देखो क्लॉकवाइज, ठीक है, ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज, व्हाइट फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, ब्लैक फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, व्हाइट फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज में ऊपर को आएगा, व्हाइट ऊपर को आएगा, तो ये 2 गलत हो गए। अब नया कैसे जुड़ेगा, ये देखो, नया इस दिशा में जुड़ा, फिर मेरी तरफ जुड़ा नया, यानी नया पहले तो इधर जुड़ा इस दिशा में, फिर इसके विपरीत में जुड़ा नया, फिर 90 घूमा, यानी कि इधर जुड़ा, फिर 180 डिग्री इधर जुड़ा, 180 डिग्री घूम के, फिर 90 क्लॉकवाइज में यहां जुड़ा नया, फिर अगला नया जो है इसी दिशा में यहाँ एज इट इज रहा, फिर अगला नया जो है मेरी दिशा में जुड़ा। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे नया इस तरफ जुड़ रहा है, अब अगला नया आपको बताना है कहाँ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि बचे हुए जो 2 ऑप्शन है वो सेम है, बस फर्क किन में है, इनमें है कि नया कहाँ जुड़ेगा। एक बात बताओ, अभी जब ये जुड़ा था, ये आपकी तरफ ईस्ट में जुड़ा, अगला जो जुड़ा ये जुड़ा आपका मेरी तरफ जुड़ा वेस्ट में, अगला जुड़ा नॉर्थ में, और इसके अगला भी नॉर्थ में जुड़ा, 2 बार सेम जुड़ा। अब इसके बाद वाला अगर मैं देखता हूं, इसके बाद वाला जो व्हाइट है वो इस दिशा में जुड़ा, ठीक है। अब आपको बताना है ब्लैक किस दिशा में जुड़ेगा। पहली तो बात ये है, अगर ये इस दिशा में जुड़ा है तो हम इसी में लेंगे, कारण क्योंकि 2 बार देखो ये सेम दिशा रह गई, 2 बार ये सेम दिशा में रह गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें ये 2 बार देखो एक दिशा में आ गया, आ गया। इसमें 2 बार ये एक दिशा में ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। अब अगर ये 2 बार एक दिशा में आ चुका है, तो 3 बार तो एक दिशा में आने से रहा कि तीनों बार एक ही दिशा में आ गया, तो फिर ये भी नहीं देंगे पहला भी, तो क्या देंगे हम? फिर हम यही देंगे, ठीक है ना, यही देंगे। तो बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है भाई, फंसाएगा ये एग्जाम में आप लोगों को, ठीक है। ये देखो, नाइटमेयर्स के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं लिखा जाता है और अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली बाएं से दाएं। तो जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा तो ए ही है, ए के बाद अगर आप देखो तो ई भी दिख रहा है मुझे इसमें, ई के बाद इसमें बी सी डी था नहीं, ई एफ, एफ नहीं है, जी है, एच है, आई, आई भी है, जे नहीं है, के नहीं है, एल, एल भी नहीं है, एम है, एन नहीं है, एन है, ओ नहीं है, पी, क्यू नहीं है, आर है, एस है, टी है। हो गए सारे।
अब वो कहता है ऐसे कितने लेटर है जो अपरिवर्तित है। एन परिवर्तित, ये परिवर्तित, जी परिवर्तित नहीं है, एच परिवर्तित नहीं है, 2, 3 परिवर्तित नहीं है, 4, तो 4 लेटर परिवर्तित नहीं है, तो 4। आ जाओ, तो इसमें देखो पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 96.5 कर दी, तो कितने प्रतिशत बढ़ी? 92 से 96 कितना बढ़ गई? 4.5 रुपए बढ़ गई। 4.5 रुपए कितने पे? 92 पे, गुणा कितना हो गया? 100 हो गया। पॉइंट हटा लो, एक जीरो कट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 450 और ये हो गया आपका 92। अब अगर इसको काटते हो, वैसे तो इसको और छोटा कर सकते हो 2 से काट के, तो 2 से काट के 225 और 2 से काट के कितना आ जाएगा? 2 चौक 8 और 6। अब ये 46 से ही काटना पड़ेगा आपको। 46 से अगर मैं इसको काटूं तो 5 जा कितना हो जाएगा? 230। 5 जा 230 है, 5 जा 230 है, तो 5 जा से थोड़ा सा ही छोटा होगा क्योंकि 230 से थोड़ा ही छोटा है, तो 5 जा से थोड़ा छोटा होगा, तो 5 जा से थोड़ा छोटा हम ये दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप इसमें 5 जोड़ दो तो काम बन जाएगा, ये 5 जा से थोड़ा छोटा होगा। आप इसको एक काम करो, आप इसको मान लो 230 माइनस 5 बटे 46, तो 5 जा तो ये आया और माइनस 5 बटे 46 ही आया। अब आप ही बताओ अगर इसका रिजल्ट निकालोगे इतने का, तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, जीरो उतरेगी जीरो और 1 जाएगा, तो 1 घटेगा बस, तो 4.9। इसको करना है, गुणा और डिवाइड को आपस में बदल दिया, प्लस और माइनस को। इसको रफ पेज पे लिख लेना, रफ पेज पे फटाफट आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो 4515 गुणा को डिवाइड कर दिया, माइनस को प्लस 431 और ये गुणा कर दिया और ये माइनस कर दिया। 5 से 9 और 903, अब ये प्लस 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और माइनस 821। अब ये बताओ अगर इसमें देखो 900 में से 903 में से, अब पहले तो ये 3 ही घटा लो, ये 3 घटा लो, तो 3 अगर मैं 3 यहाँ से हटा लूँ, 3 यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो 900 में से अब 800 गए तो कितना बचा? 100। 100 में से 18 और गए तो प्लस का कितना बचा? 100 में से 18 गए 82 प्लस 1293, 3 और 2 5, 9 8 8 16 17 का 7 का हासिल लगा 1, तो 1375 आंसर आएगा। ये रहा। मिरर इमेज बतानी है, बिल्कुल बता देंगे आप। ये लाइन जो है ये लाइन तो ऐसे आएगी, ये गलत और ये गलत, ठीक है। और ये लाइन जो है बगल वाले में ही ऐसे आएगी, बगल वाले में, इस इधर नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। 24 और 36 का तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए फॉर्मूला होता है 36 गुना 36 बटे 24, तो 6 से 4 बार, 6 से 6 बार और 4 से 9 बार, तो 9 6 54। देखो व्हेल, समुद्री जहाज और महासागर। अब सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई जो समुद्री जहाज है सिर्फ ऐसा तो है नहीं महासागर में ही है, ठीक है। महासागर में ये रहते हैं नहीं, ये तो जहां भी पानी होगा उसमें आप नदी वगैरह हो गई उसमें भी जहाज वगैरह देख लोगे आप। तो और व्हेल भी ऐसी नहीं सिर्फ महासागर में ही रहेगी, नदियों में भी रहती है। तो महासागर और जहाज तो ऐसे काटेंगे, व्हेल और महासागर भी ऐसे काटेगी, और जो समुद्री जहाज है वे अलग रहेंगे। यानी कि व्हेल और समुद्री जहाज दो अलग अलग चीज है, लेकिन महासागर इनको ऐसे काटता हुआ जाएगा। तो व्हेल और समुद्री जहाज दो अलग अलग चीज, लेकिन महासागर इनको ऐसे काटता जाएगा। यानी कुछ व्हेल महासागर में मिलती है, कुछ बाहर, और कुछ जहाज महासागर में होते हैं, कुछ बाहर। तो आंसर गया सी। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, आयतन बताना है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर 1386 है। अब एक बात बताइए, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 22 छिका 132 और 22 3 66 हो गया, और 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये कितना है? तो 4 यहीं रहेगा। आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 63, कितना हो जाता है? 9 7 63, 9 गुना 7 गुना 7 गुना 4, तो मैंने 63 को 9 गुना 7 में तोड़ लिया। अब आर यहां से आ गया, 9 से तो 3 बाहर, 7 से 1 7 और 4 से 2 बाहर, ये आ गया आर। अब उसने पूछा है आयतन। देखो आयतन जो भी आएगा 4/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना आ गया? आर क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 और 7 का क्यूब 343 और 2 का क्यूब आपका 8, क्योंकि ये तो आर है ना, और आर क्यूब आता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है पूरा। अब जब आप इसको काटोगे, कैंसिल करोगे, 1 7 से 1 कट गया, बचा कितना? 49। यानी मेरा जो भी आंसर होगा वो जो है 3 का भी मल्टीपल होगा
और वो जो है सात में 3 का मल्टीपल होगा और 7 से भी कटता होगा और 11 से भी कटता होगा। वो ऐसा ऑप्शन जो 11 से भी कटता है, जो 7 से भी कटता है। चलो 11 का ही रूल देख लूं मैं तो, या 7 से देख लो। 7 सिंह 42, 6 और 1, 7 8 56, 5 5 नहीं कटा। 7 सिंह 42, 6 और 5, 7 में 63, 2 1 कट गया। 11 से भी कटता है, 11 चौक 44, 4 और 5, 11 चौक 44 कटता है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 11 से भी कट रहा है और 7 में ये किससे भी कट रहा है, ये 11 से भी कटता है और 7 वगैरह से भी सबसे कटता है। तो आंसर जो है फिर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती इस टाइप के क्वेश्चन को। आप सबसे पहले इसमें क्या करो, आप सबसे पहले इसमें आर निकाल लो, और जैसे ही आपने आर निकाला तो आर की वैल्यू निकलती 4/3 पाई आर क्यूब। पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें ट्रायंगल बताने कितने हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें पूरे में कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 3 इसमें और 3 इसमें। तो 8 और 3 11, 11 और 3 14, 1 हो गया ये और 1 हो गया ये। तो नॉर्मल नॉर्मल सीधे सीधे मुझे मिल गए 8 और 3 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 तो इधर मिल गए। 3 इसमें और 3 इसमें और 3 इसमें। तो 3 मुझे इधर मिले, 3 मुझे इधर मिले और 3 मुझे इसमें मिले, तो 9 यहां मिल गए। तो 16 तो मुझे वहीं मिल गए थे, 16 और 9 25, 25 तो मुझे मिल चुके, ये तो है नहीं। अब मुझे 26 और 27 ढूंढना है। क्या इनको मिला के कहीं कोई नया बनता है, ये देख लो बस। क्या इनको मिला के कहीं कोई नया बनता है, नहीं बनता, तो आंसर 25 ही हो जाएगा। ये देखो, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट, पहले तो ये अलग सोल्व होगा, ये वाला तो अलग सोल्व होगा। तो इस वाले को चलो अलग कर लो, -4/7। डिवाइड को गुणा करो अगर, तो ये उल्टा हो जाता है, ये तो अलग और ये वाला अलग होगा। इसमें भी पहले अंदर वाला पार्ट अलग होगा, बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2/7। ठीक है, क्योंकि माइनस ये बाहर आया और ये भी बाहर आएगा, तो ये माइनस का 2। तो ये इस ब्रैकेट से बाहर आया, ये इस ब्रैकेट से बाहर आया, तो इससे बाहर आया प्लस का और ये माइनस, और ये हो गया 7 दूनी 14, माइनस का 14 और प्लस का 2, माइनस का 12/7 इतना आया। अब ये माइनस का 12/7 बाहर आएगा, तो -4/5 बाहर है और -12/7 और बाहर आएगा, ये आ गया। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 चौक 48, 48/35 हो गया। ठीक है, अब बीच में है डिवाइड, अगर डिवाइड है तो ये जो है यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, गुणा हो जाएगी और 35/48 हो जाएगा उल्टा होके, हो गया। अब इसको अगर आप देखो, 12 से कटा 4 बार और 4 से कटा ये 4 और 7 से कटा ये 5, तो माइनस का 5 आंसर हो गया। क्यू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, क्यू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। बाएं यानी नीचे हाथ पड़ेगा 20, फिर बाएं मुड़ा तो आपकी साइड हाथ पड़ेगा 20 चला, और फिर वह दाएं मुड़ा और 20 चला। अब दाएं मुड़ा तो नीचे की तरफ हाथ पड़ेगा। अब वह क्यू आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, आरंभिक बिंदु ये था, तो 20 की दूरी ये और 20 के नीचे 40 दूर है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति को 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, 108 के हिसाब से 3 घंटे में दूरी तय करती है। अगर स्पीड को कम कर दे तो फिर बताओ समय कितना लेगी। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो कहता है 108 से पहले चलती है, लेकिन अगर 27 स्पीड कम कर दे तो 108 में से 27 गया तो कितना बचेगा 81। अगर स्पीड 81 कर दे तो दूरी कितनी है, दूरी सेम है, तो 108 गुना 3, तो दूरी सेम है, तो 108 तिया तो 324, दूरी वही है। ठीक है, ये 108 गुना 3 भी लिख सकते हो। तो स्पीड 81 कर दी और दूरी वही है 3 गुना 108 ही। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 27 तिया 81 और 27 चौक और 3 से 3, तो कितना 4 घंटे में आंसर। ये देखो, अगर आप इसमें देखते हो चीजें कैसे चल रही है तो आप पेयर वाइज कर सकते हो। ये पेयर यहां लगा लो। अगर आप इसमें देखो ये चला गया इस वाले पे यहाँ, तो ये ट्रायंगल भी यहाँ इस वाले पे मिलेगा, तो इस वाले पे ट्रायंगल यहाँ है, यहाँ ना किसी में भी नहीं है। इसका मतलब है तो ये फिक्स नहीं है कि नीचे वाला ऊपर ही जाएगा, ये फिक्स नहीं है, नीचे वाला कहीं भी जा सकता है। चलो एक काम करो फिर आप एक तरीके से और देख सकते हो। आप किसी सिंबल को पकड़ लो, आप चलो इसको ही पकड़ो, एक क्रॉस है यहाँ था, अब अगले वाले में क्रॉस एक स्थान छोड़ के यहाँ आ गया, फिर एक स्थान छोड़ के यहाँ। अब इसको उल्टा चलाओ, एक स्थान छोड़ के यहाँ आया, एक स्थान छोड़ के यहाँ, एक स्थान छोड़ के यहाँ होगा क्रॉस। तो मेरा आंसर में क्रॉस यहाँ होगा नीचे वाले पे क्रॉस होगा, 3 में है। तीनों को ये चेक मत करना, तीनों का ट्रायंगल भी चेक मत करना। ठीक है, अब सर्कल देख लो, तीनों का सर्कल कहाँ होगा। अब सर्कल को मैं सर्कल की कहानी अगर मैं शुरू करूँ तो सर्कल तो देखो ना, तो शुरू में कहीं है सर्कल, तो आया ही पहली बार यहाँ आया, यानी एक छोड़ के एक में सर्कल चल रहा है। तो सर्कल को भी मत देखो, आप किसी और को देख लो। चलो इक्वल को देख लो, इक्वल यहाँ था, फिर यहाँ से
यहाँ गया एक स्थान, फिर यहाँ गया, अब और पीछे जाएगा तो ऊपर जाएगा इक्वल, तो इक्वल ऊपर जाएगा तो ये गलत और ये गलत, तो आंसर कौन हुआ? 3 हुआ। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, 1 जनवरी 2010। एक बात बताइए, जनवरी 2018 और जनवरी 2010, तो 2010 से 2018 कितने दिन बढ़ेंगे? कितने दिन बढ़ेंगे? देखो, अगर मैं 1 जनवरी से 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2010 से 2011 पे जाऊं, किस पे जाऊं? 2011 पे, तो अगर मैं 11 पे जाऊं तो +1 हो जाएगा 11 पे, तो 11 पे जाने के लिए +1। अगर मैं 2012 पे जाऊं तब भी +1 होगा क्योंकि बीच में 29 फरवरी नहीं पड़ा, लेकिन 2013 पे जाऊंगा तो +2 हो जाएगा क्योंकि बीच में 29 फरवरी पड़ गया। 14 पे फिर एक बढ़ेगा और 15 पे फिर एक बढ़ेगा, 16 पे फिर एक बढ़ेगा क्योंकि जनवरी की बात है, तो 2016 जनवरी की बात है। अब 17 पे जाऊंगा तो 2 बढ़ेंगे क्योंकि बीच में 2016 की 29 फरवरी पड़ गई, ठीक है, और 18 पे जाऊंगा 1 बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कितने दिन बढ़ गए मेरे? 1 और 1 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब है इधर जाऊं तो 10 दिन, तो इधर आऊं -10। -10 का मतलब है कि मुझे पीछे जाना पड़ेगा कितना? -3, क्योंकि 7 से 10 कटा कितनी बार? एक बार बचा 3, तो 3 दिन पीछे जाओ। अब 3 दिन पीछे जाना है, सोमवार का पिछला दिन रविवार, उससे पिछला शनिवार और उससे पिछला हो जाएगा शुक्रवार, तो आंसर शुक्रवार आएगा यानी कि फ्राइडे। ध्यान से करो, अच्छे से करो, सोच के करो, आराम से हो जाएगा। ये देखो, अगर आप इसमें कुछ देखते हो किस तरीके से चीजें चल रही है, तो मैं इसी को देख ले, तो ये यहाँ है, अगले में ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे, बीचों बीच आएगा ये, तो ये तो होगा नहीं, बीचों बीच इन 2 में हो सकता है, इन तीनों को ही चेक मत करो, ठीक है। अब चलो ट्रायंगल को चेक कर लेते हैं, या बीच में कौन आया उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ वाला बीच में गया, पेयर वाइज ही कर लो, ठीक है। इसमें यहाँ वाला गया, या चलो एक एक को कर लो। अभी यहाँ से ये वाला बीच में आया, अब अगले में बीच में जो आया वो कौन आया? अगले वाला बीच में आया, फिर कौन आया बीच में? फिर ये ट्रायंगल ये वाला बीच में आया, फिर ये वाला बीच में आया, अब ये वाला हिस्सा बीच में आएगा, तो बीच में ये चाबी मिलेगी आपको, तो ये भी गलत हो गया आंसर। बहुत तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, परिणाम कितना होगा? देखो, जो 42 और 56 दोनों को विभाजित करे, बड़े से बड़ी संख्या कौन होगी? इनका HCF होगा 14। तो इसका मतलब है 28 के वर्ग को 14 से डिवाइड किया जाता है। अब 28 के वर्ग को अगर 14 से डिवाइड करेगा, वो 14 से डिवाइड करेगा, तो परिणाम क्या मिलेगा? 14 दूनी 28, और यहां पे भी आपका क्या मिल गया? वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम कितना मिलेगा? ठीक है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, अभी तो ये मिल रहा है, लेकिन एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे 28 को देख लेते हैं। 28 का जो स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर कितना आएगा? 8 का स्क्वायर 64, कैरी करेंगे 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 38 का 8 का कैरी करेंगे 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 784 आया। अब वो कहता है अगर इस 14 से 784 को डिवाइड करें, परिणाम क्या आएगा? तो देखो, 14 से काटो, 14 पंजे 70, बच्चा कितना? 8 और 4, 14 छिका 84, ठीक है, तो कितना आएगा? 56 आएगा, तो रिजल्ट आएगा 56। रिजल्ट का मतलब होता है रिजल्टेंट पूछ रहा है, जो क्वोशेंट आएगा। 7 लड़के लक्ष्मण, मोहन, बिट्टू, सोहेल, राहुल, राम और रमेश एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। तो केंद्र की तरफ मुख है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, आगे कहता है सोहेल बिट्टू के बाईं ओर से तीसरे पर है। सोहेल बिट्टू के बाईं ओर से तीसरे पर है, तो पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया सोहेल। चलो, मोहन बिट्टू के दाईं ओर से दूसरे पर है, बिट्टू के दाईं ओर से दूसरे पर है मोहन। चलो, राम रमेश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। राम रमेश का भी कोई जिक्र ही नहीं आया, अभी इसको छोड़ सकते हो आप। रमेश मोहन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब रमेश जो है मोहन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मोहन का निकटतम पड़ोसी रमेश ना यहाँ है ना यहाँ है, तो रमेश या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब आ जाओ वापिस। अच्छा, साथ में इसने अभी कहा है, हाँ वापिस आ जाओ। राम रमेश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, जो राम है रमेश के। अब देखो ये तो कौन है? रमेश है, रमेश। अब उसने कहा है राम रमेश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। माना रमेश यहाँ है, या यहाँ मान लो माना रमेश यहाँ है, तो इसके दाएं से तीसरी स्थान ये बैठेगी, ये तो जगह खाली नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है रमेश यहाँ होगा, क्योंकि रमेश यहाँ है तो इसका तीसरा स्थान खाली है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ बैठा दो राम को, हो गया। अब इसने कहा है लक्ष्मण राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। जो लक्ष्मण है राहुल के बाईं ओर से, माना राहुल यहाँ है, अगर राहुल यहाँ है तो इसके बाईं ओर से तीसरे पे लक्ष्मण, बिल्कुल साफ बैठ गया। राम और ये राहुल
राहुल, और लक्ष्मण इसके तीसरे भाई पर है तो लक्ष्मण। तो राम के ठीक भाई और कौन बैठा है? राम के ठीक भाई और ये रहा राम, राम के ठीक भाई और कौन बैठा है? जो शुरू में बी था, बी मतलब बिट्टू, बिट्टू आंसर। चलो इसको देखो, अगर आप इसमें देखो चीजें कैसे चल रही है, चीजें ये वाला जो है यहां से, या आप ये देखो बीच में, जो बीच में जा रहा है वो कौन जा रहा है? ये वाला यहाँ अगले में बीच में गया, फिर ये बीच में गया, अच्छा फिर यहां से बीच में कोई गया ही नहीं, कोई बात नहीं। तो आप फिर एक एक करके देख सकते हो। अगर आप स्टार को ही देख लो, स्टार यहाँ था, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब स्टार कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ स्टार जाएगा, तो ये गलत हो गया। इक्वल को चेक मत करो, स्टार के साथ इक्वल चेक मत करो। अभी देखो ये यहाँ था, फिर आगे यहाँ गया, फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे से यहाँ गया, तो अब यहीं जाएगा, यहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ, बचे दो। ये तीनों तो चेक हो गए। अब बीच में देख लो, बीच में कोई जाएगा कि नहीं। एक बात बताओ, ये यहाँ अकेला आया था तो ऊपर गया, गया ना ऊपर? अच्छा एक चीज और देख सकते हो आप, इसको देख लो, चलो ये तो सेम है, इसको चेक मत करो, इसको चेक करो गोल वाले को। ये यहाँ था, फिर आगे आया, फिर आगे आया, फिर ये ऊपर आया, अब ये नीचे आया। अब नीचे से देखो सीधी सी बात है, या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बढ़ा ही नहीं अब तक, इधर से इधर तो एक बार भी नहीं गया कोई भी। एक ही तरीका है, जैसे देखो यहाँ से ये ट्रायंगल भी यहाँ आया था तो फिर ऊपर गया, इसी प्रकार ये आया तो ये यहाँ आएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये वाला ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर जाना चाहिए। अब ऊपर जाना चाहिए, ऊपर ये लेके नहीं गया किसी भी ऑप्शन में। अब अगर ये ऊपर किसी भी ऑप्शन में लेके नहीं जा रहा है, तो फिर आपको सोचना है कि क्या कर सकते हैं, बीच में दे सकते हैं या तो ये करे। अच्छा, या फिर हम एक तरीका और भी कर सकते थे, एक तरीका और भी कर सकते थे, जब हम एक एक सिंबल को चेक करें, चलो मैं इसी हिसाब से चलूं कि भाई ये यहाँ था, फिर ये आगे आया, फिर आगे आया, फिर ये नीचे आया, अब ये सॉरी ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया। अब नीचे से इसको अगर मैं यहाँ ले लूं कि माना ये यहाँ गया, तो यहाँ फिर ये जाएगा। अब अगर मैं स्टार को देखो तो स्टार यहाँ था, फिर आगे गया, फिर आगे, फिर स्टार एक ऊपर गया, फिर यहाँ गया। अब स्टार जो है आगे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इक्वल आगे खिसका था तो स्टार भी आगे खिसकना चाहिए था, तो उस हिसाब से देखो तो स्टार बीच में जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से देखो तो स्टार बीच में जाएगा। अब स्टार बीच में जाएगा तो आंसर कौन हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो बेस्ट आंसर कौन होगा इसका? 3 होगा। अब इसमें ये भी मैच कर जाएगा और इक्वल भी मैच कर जाएगा। इक्वल इसलिए मैच कर जाएगा, यहाँ था इक्वल, यहाँ था, अब आगे जाएगा, तो ये सारे मैच कर जाएंगे 3 पे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ भाई। तो उम्मीद करते हैं आपके पेपर शानदार गए होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया रही होगी। बाकी आराम से पेपर 2 बेधड़क होके अच्छा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं मैथ्स के सेशन के सॉल्यूशन की। तो बहुत प्यारा सा आपका मॉक टेस्ट रहा होगा। ठीक है, इसने कहा था रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो रेंज के लिए डायरेक्टली ट्रिक भी लगा सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ पहले एक बार। रेंज की बात कर रहा है, इसका मतलब हमसे ये हो गया कि y की वैल्यू की पूछ रहा है, y की वैल्यू क्या होगी। तो y इज इक्वल टू, मेरे पास ऑलरेडी 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 दे रखा है। यहाँ से मैं x कैलकुलेट कर लेता हूँ। x कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ जाएगा 2xy और प्लस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है। x वाला इधर लेके आया तो मैंने यहाँ से x कॉमन भी ले लिया, तो मेरे पास बचेगा 2y प्लस के 3 इज इक्वल टू, ये वहां चला जाएगा तो माइनस के 1 और साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा जी? माइनस के 1। अच्छा, ये वाला जब 3 वाला इधर आया होगा तो माइनस के 3 आया होगा ना। ठीक है, 3x जब इधर आएगा माइनस के 3 आया होगा, वहां बचेगा मेरे पास कितना? माइनस के 1 और माइनस के y बच जाएगा। ऐसा मेरे पास देखने के लिए मिलेगा। फाइनल अगर मैं x की बात करता हूँ तो x की जो वैल्यू निकल जाएगी, माइनस बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस y आ जाएगा, डिवाइड मेरे पास 2y माइनस के 3 आ जाएगा। चाहे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि x बराबर 1 प्लस के y एज इट इज है, और यहाँ से मेरे पास 3 माइनस के 2y देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका रेंज, मतलब y का वैल्यू निकालना है। क्योंकि अगर मेरे पास ये डिनोमिनेटर की फॉर्म है तो डिनोमिनेटर वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 के बराबर होगा तो ये एक इनफाइनाइट बन जाएगा ना। तो इसको हम अगर देखते हैं तो यहाँ से 3 माइनस के 2y अगर मैं 0 के बराबर सपोज करो ये बन जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही होगी? y की वैल्यू 3/2 आ रही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो, बस 3/2 मत रखना। अगर 3/2 रखोगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई भी रियल नंबर होगा बस 3/2 नहीं होगा, तो r में से यानी किसी भी रियल नंबर में से 3/2 माइनस कर दो। डायरेक्टली ट्रिक क्या होती है, जब भी इस तरह का फंक्शन होता है यानी कि ax प्लस बी डिवाइड बाई बी एक्स प्लस सी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी, तो क्या करते हैं कि रियल नंबर माइनस के x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाई नीचे वाले x का कोएफिशिएंट, तो 3/2 दिस विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते थे। ठीक है, तो b विल बी द राइट आंसर, तो ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसने कहा कि इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, यहाँ पर भी डायरेक्टली
डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई हो सकती है डियर। सिखाया है कि हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सम जो है वो 5 है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम माइनस के फंक्शन है। तो यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, है ना। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1/2, 1/2 इन ऑप्शन नंबर सी में है, सी विल बी द राइट आंसर, सी सही जवाब हो जाएगा। एज इट इज देखते हैं, कोस टेन इनवर्स साइन कोड इनवर्स एक्स बराबर पी हमको दिया गया, फाइंड द पीपी का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं सर इसके लिए हमने क्या बनाया, एक डायगोनल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ट्रायंगल बनाया, अगर ट्रायंगल में मैं कहूंगा कि कोट इनवर्स एक्स अगर थीटा के बराबर है, थीटा ये आ जाएगा, तो कोट की वैल्यू होगी x अपॉन 1, ये x होगा, ये वाला 1 होगा, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट के लिए। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये अंडर √ 1 + x² आ जाएगा, और मुझे कन्वर्ट करना है साइन में, तो मेरे पास बचेगा कितना, बाहर कोस एज इट इज है, टेन इनवर्स एज इट इज है, ये अंदर साइन था और अंदर वाले को मैंने कर दिया साइन इनवर्स में। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि 1 अपॉन अंडर √ 1 + x² देखने के लिए मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, मेरे पास बचेगा cos एंड यहाँ पर बचेगा टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर √ 1 + x² बचेगा। एक ट्राइंगल हम और बना लेते हैं। अब ट्राइंगल बनाते हैं टेन के हिसाब से। टेन के हिसाब से अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये वाला थीटा हो जाएगा, तो टेन के हिसाब से ये 1 हो जाएगा, और ये वाला अंडर √ 1 + x² हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो अंडर √ 1 का स्क्वायर 1 + 1 + x² यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये दोनों अलग अलग चीजें जाने वाली होंगी, है ना। देखो हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर इतना आ जाएगा, इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, अंडर लगा देंगे, तो ये मेरे पास बन गया। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर मुझे कोस यहाँ पर है और अंदर वाले को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कोस इनवर्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आ जाएगा, अंडर √ 1 + x² है, हाइपोटेनस अंडर √ 112 + के x² देखने के लिए मिलेगा। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आंसर बचेगा x² + 1 x² + के 2, x² + 1 x² + के 2, ए विल बी द राइट आंसर। तो ऐसा मैं इसका आंसर दे सकता हूं। आई होप सो सबको समझ में आ चुका है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमको दिया गया था। लिमिट x की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 रखेंगे, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 9 √9 3 होता है, 3 - 3 0, यानी कि 0/0 बन रहा है। 0/0 बनेगा तो यहाँ पर हम LH रूल का यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एल हॉपिटल रूल हमसे क्या कहता है कि लिमिट अगर हम लगाते हैं तो लिमिट तो मेरे पास x टेंडिंग टू 0 ही होगी। LH रूल लगाएंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 1/2 अंडर रूट x² + 1 आ जाएगा, x² का दोबारा कर देंगे 2x निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और 1 का मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 छोड़ सकते हैं डिवाइड में। अगेन 1/2 अंडर रूट x² + के 9 आ जाएगा, x² + 9 का दोबारा करेंगे 2x अगेन आ जाएगा, यहाँ 2x से 2x कट जाएगा, इस वाले 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा, अंडर रूट x² + के 9 एंड डिवाइड में अंडर रूट x² + के 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 जब अप्लाई करेंगे तो ये बचेगा √9 डिवाइड बाई √1। √9 का मतलब 3 होता है, डिवाइड में ऑलरेडी 1 है, तो आंसर मेरे पास दिख जाएगा 3। 3 इन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब देखने के लिए बेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि इकाई के घनमूल हमारे पास दे रखे हैं, इकाई के घनमूल निकालने हैं। तो देखो मेरे पास अगर ये वाली कंडीशन है तो x - 2 की पावर जो 3 है ये इक्वल टू में -27 हो जाएगा, और x - 2 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी -27 की पावर कितना आ जाएगा बेटा, 1/3 आ जाएगा ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, ये माइनस के मतलब एक तो 1 है, 1 की पावर 1/3 है, और -27 की पावर 1/3 है। क्योंकि 1 का क्यूब रूट जो होते हैं वो एक तो होता है ऑलरेडी 1 होता है, एक मेरे पास ओमेगा होता है, और एक मेरे पास ओमेगा स्क्वायर होता है। 27 का क्यूब रूट होता है मेरे पास 3, 3 3 होती है 27, तो यानी कि मेरे पास आएगा -3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि -3 का मल्टीप्लाई इससे हो रहा होगा, -3 का इससे, -3 का इससे। ये सारी की सारी तीनों जो वैल्यूज निकल के आई हैं ये x - 2 के बराबर है। चूंकि मुझे 2 को वहां भेजूंगा तो +2 सब में हो जाएगा, यहाँ भी +2 हो जाएगा, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 देखने के लिए मिलेगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से 2 - के 3 ओमेगा, यहाँ से 2 - के 3 ओमेगा स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। ये 3 कंडीशन मुझे दिखाई देगी, माइनस के 1 दिखाई देगी, यहाँ पर -1 है, 2 ये वाला देखो, ये 2 - के 3 ओमेगा, 2 - 3 ओमेगा स्क्वायर, डी विल बी द राइट आंसर। तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंकों की संख्या कितनी होगी ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। अंकों की संख्या जब पूछता है तो टेक लॉग यहां पर ले लेते हैं, लॉग लेंगे तो 40 आ जाएगा, यहां पर log 3 आ जाएगा। log 3 का वैल्यू याद भी होना चाहिए, याद नहीं है तो वैल्यू दे रखी है 0.477। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो ऑलरेडी आ जाएगा, 7 चौक 28 का 8 बचेगा 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल बचेगा 3, 4 चौक 16, 16 17 18 19, तो 19 मेरे पास आ जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है 3 के बाद, यहाँ पर लगा देंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई देगा कि 19 दशमलव कुछ, भैया कुछ भी मेरे पास आ रहा होगा, मुझे अंकों की संख्या निकालनी है, लॉग लेने के बाद जो भी 19 जैसे यहाँ पर आया डेसिमल में कुछ भी है
उसमें 1 प्लस ऐड कर देंगे, मतलब 1 ऑलवेज ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकल के आ जाती हैं। तो 20 विल बी द राइट आंसर, सी इसका बिल्कुल सही जवाब देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर fx बराबर, देखो डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, नीचे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर जाएगा, नीचे वाला ऊपर सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव, प्लस माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव, वहां से कर सकते हैं, या डायरेक्टली ट्रिक लगा सकते हैं कि ये a है, यहाँ fx फंक्शन है, b है, c है फंक्शन है, d है। तो मैंने क्या बताया था, नीचे वाले का तो हम एज इट इज स्क्वायर कर देंगे, तो log x प्लस 9 इस पूरे का तो होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके साथ साथ log x का डेरिवेटिव कर देंगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ जाएगा। एंड ये जो 9 9 27 27 माइनस के 7 7 8 56, यानी कि माइनस माइनस प्लस के 56 देखने के लिए मिलेगा, प्लस के 56 मेरे पास ये हो जाएगा। 56 और 27 मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 13, यानी कि 83। तो 83 डिवाइड बाई एक्स, 83 डिवाइड बाई एक्स माइनस के 7 log x प्लस के 9 का होल स्क्वायर, ये वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा बेटा। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसने कहा dx डिवाइड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 किसके बराबर होगा। यहां से मुझे इसको कन्वर्ट कर सकता हूं क्या मैं, किस फॉर्म में, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो, जैसे मेरे पास 3 यहाँ पर लीनियर फैक्टर बनेंगे, तो इस वाले फैक्टर को जीरो करने के लिए एक्स की वैल्यू मुझे -1 रखनी पड़ेगी। इसको छोड़कर बाकी सब में -1 रखूंगा तो 1 अपॉन 2 में से 1 घटेगा तो मेरे पास 1 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय -1 यहाँ आएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, और इसको ले लेंगे लॉग में, लॉग में कितना, जो उसको हमने जीरो बनाया था। प्लस लेके चलते हैं, नेक्स्ट में इसको जीरो बनाएंगे, तो इसको जीरो बनाने के लिए x का वैल्यू माइनस के 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस 1, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस के 2 प्लस का 3, ठीक है, माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 आ जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। लॉग में इसको जीरो बनाया, उसको मैंने लॉग में लिख दूंगा। उसके बाद फिर से बढ़ते हैं, प्लस अब इसको जीरो करने के लिए x की वैल्यू माइनस के 3 रखनी पड़ेगी, तो 1 अपॉन माइनस के 3 प्लस का 1 माइनस के 2 आ जाएगा, और माइनस के 3 प्लस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर लॉग में आ जाएगा x प्लस के 3, ऐसा मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेरे पास 1/2 है, 1/2 ऑलरेडी है, आंसर मैच कर लेते हैं। 1/2 log x प्लस 1, 1/2 x प्लस 1, 1/2 x प्लस 1, ये तो अधूरा ही है, इतना तो होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद देखो 1/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में होंगे, देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। फिर इनका मल्टीप्लाई माइनस में आएगा तो log x माइनस प्लस के 2, बिल्कुल सही है। ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, ए वाला बिल्कुल सही आंसर देखने के लिए मिल जाएगा बच्चा। नेक्स्ट कह रहा है वाई स्क्वायर बराबर, देखो भैया जब भी मेरे पास कोई भी एक पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और वाई बराबर mx एक लाइन होती है, तो इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है, एक्चुअल में वो जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, दैट इज इक्वल टू 8/3 ए स्क्वायर डिवाइड बाय एम क्यूब, रिजल्ट आता है इसका। क्योंकि इसका जो एरिया है वो ऑलरेडी गिवन है, कितना, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3 के बराबर दिया गया है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो 8 बराबर आ जाएगा एम क्यूब, और एम का वैल्यू यहां से मुझे 2 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 2 का क्यूब ही तो 8 होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए निकल के आ जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, जब उचित उपसमुच्चय की बात करते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि जैसे इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आ सकते हैं, 2 की पावर n तो सबसेट होते हैं, उसमें से बस -1 कर देते हैं, क्योंकि जो पूरा वाला सेट है वो सबसेट में तो काउंट होता है, पर प्रॉपर सबसेट में वो काउंट नहीं होता, उस बिहाफ पर हम इसको माइनस कर देते हैं। तो 2 की पावर n 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 32, माइनस 1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 31 आ जाएगा, और 31 ऑप्शन नंबर सी में है, सी विल बी द राइट आंसर, सी सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ए का वैल्यू 2 4 6 8 दे रखा है, ए रिलेशन आर ऑन ए इज डिफाइंड बाय द आर इतना इतना इतना, तो आर कैसा होगा। तो देखते हैं, सबसे पहली बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए 2 2 होना चाहिए, 2 2 है नहीं, रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए 2 का 4 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 4 का 6 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, सिमेट्रिक तो है भाई, ठीक है। ट्रांजिटिव नहीं होगा, बस सिमेट्रिक आ गया, बाकी ऑप्शन में कोई मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब मैच नहीं कर रहा, मतलब सिमेट्रिक और किसी ऑप्शन के साथ तो है ही नहीं ना, तो बस सिमेट्रिक आंसर हो जाएगा ना। आगे बढ़ जाते हैं। पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एम एक्स और प्लस के एम स्क्वायर प्लस के ए इज इक्वल टू 0 के जो रूट हैं दैट इज पी एंड क्यू। तो हमसे कह रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के पी क्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करता हूं व्हाट इज दिस, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 2 पी क्यू, और प्लस के पी क्यू मेरे पास ऑलरेडी है, यहां से आ जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस के पी क्यू देखने के लिए मिलेगा, और मैं कह सकता हूं कि ये मल्टीपल है, ये इसका सम है। तो अगर मैं सम निकालता हूं तो सम होता है माइनस के बी मतलब माइनस के एम आ रहा है सम, यहां से एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत है नहीं, डिवाइड स्क्वायर है, प्रोडक्ट आ रहा है सी वाई है, सी का वैल्यू ये है मेरे पास, तो एम स्क्वायर प्लस के ए
ठीक है, और डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये मेरे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस के एम स्क्वायर, फिर अगेन माइनस के एम स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का ए देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये मेरे पास देखने के लिए पूरा मिल रहा होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गया। तो यहां से हमने कहा कि इसका जो रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, हमसे किसका वैल्यू पूछा था, हमसे इसका पूरे का वैल्यू पूछ रहा था, प्लस के पी क्यू किसके बराबर है, तो किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आ रही है 2m स्क्वायर प्लस के a के बराबर आ रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के mx प्लस m स्क्वायर प्लस के a मेरे पास दिया गया था, है ना। चलो इतना हमने देख लिया इसको। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी वैसे माइनस आने वाला होगा जब ब्रैकेट खोलेंगे, तो पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं गलती हो रही है क्या। हमसे पूछा है कि इसके जो रूट हैं, इसके रूट जो है मेरे पास पी एंड क्यू इसके रूट हैं। ठीक है, पी एंड क्यू रूट हो गए, कंडीशन सही लिखी है, एम एक्स स्क्वायर प्लस के एम एक्स प्लस के एम स्क्वायर प्लस के ए बराबर 0 है। इसके रूट मतलब तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस के 2pq लिख सकते हैं इसको हम ऐसा करके। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq होता है। अगर मैंने ये वाली वैल्यूज उधर भेज दी तो मेरे पास इसका वैल्यूज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 2pq बचेगा, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो p प्लस क्यू का तो होल स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है, माइनस के 2pq में से 1pq जाएगा तो मेरे पास माइनस के pq बचेगा, pq मेरे पास ये आ जाएगा। ये सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स मतलब होता है माइनस के बी बाई ए, माइनस के बी मतलब x का कोएफिशिएंट मेरे पास m है, m अपॉन a करेंगे माइनस के m अपॉन a। ओके, यहाँ पर स्क्वायर है, ओके ये गलती हो, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, a देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव ए, और नेगेटिव ए कौन से ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन है, बिल्कुल सही लिखा था, बस यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस करना था। ये मेरे पास करेक्ट आंसर देखने के लिए बेटा मिल जाएगा। इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। 7 चौक 28 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट माइनस के 2 आएगा। अब इसका एडजॉइंट जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इनका साइन, इनका प्लेस बदलते हैं, 7 और 4 नीचे, ये माइनस के 6 हो जाएगा, ये माइनस के 5 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे -2 से, ये -2 से डिवाइड करेंगे, -2 से इसको भी, -2 से इसको भी, -2 से इसको भी, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो मेरे पास बचा कितना, 7/2 माइनस में ये वाला आ गया देखो, और 5/2 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5/2 आ जाएगा, ये वाला 3 बचेगा, ये वाला माइनस के 2 बचेगा, माइनस ये रहा 2 ये रहा, बिल्कुल सही है जी, बी वाला आंसर करेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, देखो भाई ये मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा होता है, उसके नीचे की तरफ सारे एलिमेंट 0 होते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा इजी होता है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो यार, 6 दूनी कितना 12, तो प्लस के 12 तो हो गया, मल्टीप्लाई 3 6 8 कर देंगे। ठीक है, 12 8 96, ठीक है, 12 से 12 12 से 12 से 12 96, 96 का 6 आ जाएगा, बचेगा कितना 9, 6 कौन से में, सभी में 6 है अभी तो। ठीक है, 12 छंग 72, 72 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 का 1, और यहाँ पर आ जाएगा 7 का 81, 81 का 1 आ जाएगा। एक कौन से में, एक मेरे पास सिर्फ यहीं पर है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, डी विल बी द राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, आधे से काम चल जाएगा भाई, मल्टीप्लाई तो चेक करनी है मुझे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर, देखो टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक में ही पूछा जाता है ये वाली कंडीशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी चीज मेरे पास दे रखी है, पहले आप इसके फैक्टर को काउंट कर लीजिए कितना निकल के आ रहा हो। 2 से कटेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, डबल 0 आ जाएगा। 2 से कटेगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 से कटेगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से कटेगा 5 ही कम 5, 5 5 25, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 3 से कटेगा 3 7 21, 7 से कटेगा एक बार। तो मेरे पास क्या बना, यानी कि 2 जो मेरे पास आया है 3 बार आ गया है, 5 मेरे पास 2 बार आ गया, 3 मेरे पास 1 बार आ गया, 7 मेरे पास 1 बार आ गया। अब क्या करते हैं कि मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आई है, जैसे ये वाला वैल्यू मेरे पास 3 पावर बनी है, तो 3 + 1 4, ये 2 बना है तो 2 + 1 3, 1 है तो 2, फिर 1 है तो फिर 2, 4 × 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 48 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आएंगे। तो ये इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने के लिए, तो बी विल बी द राइट आंसर, बी इसका बिल्कुल सही आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द ऑल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके प्रसार में सभी पदों के गुणांकों का योगफल क्या होगा, सभी पदों के गुणांकों का योगफल क्या होगा। तो सभी पदों के गुणांकों का योगफल के लिए x की वैल्यू 1 रख दो यार, x की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 रखेंगे 45 में से 49 जाएगा, मेरे पास माइनस के 3 बच जाएगा, सॉरी माइनस के 4 बच जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस के 4 तो प्लस बन जाएगा, और 4 की पावर 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, 256 कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी, 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है ही है, 2 तो मैं अलग कर देता हूं प्लस के, ये वाली जो वैल्यू है इसको देख लेते हैं, 0.357 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, डेसिमल बार लगा है 2 के ऊपर,
तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है कि जो पूरा नंबर है पूरे नंबर में से उसको माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड में जितना के ऊपर बार था उसकी वैल्यू 99 मतलब 99 आ जाएगी, जिनके ऊपर बार नहीं था उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से 357 में से 3 कटेंगे तो 354 बचेगा, डिवाइड में 990 बचेगा, 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, ठीक है ना, 2 नम 18, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 से काट देंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14 मेरे पास आ जाएगा, इतना मेरे पास बन जाएगा 1। अच्छा प्लस के 2 भी है ना साथ में, ठीक है, तो बस इतना और तो कुछ नहीं कटेगा इनमें, 7 7 14 1 15 और 9 5 4 5 4 9 बिल्कुल 3 से कट रहा है यार, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 3 एकम 3, ठीक है, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 6 5 और 1 6 6 और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, अपनी कटेगा, बस इतना रहने देते हैं। प्लस 2 हो रहा था, 2 के साथ इसको ऐड कर देंगे, 59 डिवाइड बाय 165, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 बचेगा, 2 एकम 2 और 1 3 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, और प्लस के 59 ऑलरेडी है, डिवाइड में आ जाएगा 165। एक्चुअली में 165 ज्यादा बार काट दिया मैंने क्योंकि ये आंसर 495 के साथ ही दे रखा था, तो 495 के साथ ही आंसर हम इसको लेके चलेंगे, कोई दिक्कत, इनको जोड़ के देखते हैं, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 9, या हमने गलत करा तो एक कम कर लेते हैं, काटते ही नहीं इसको, है ना, इसको हम काटते नहीं, जहां से मेरे पास कट रहा था कहां तक आ गया था मेरे पास, एक बार कटने के बाद मेरे पास जो बचा था ये बचा था 177, है ना, देखो, और ये बचा था 495, मैंने 5 से काटा, इसको काटा था 2 से, 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 पंजे 10 और 2 से काटा था मैंने इसको कि 2 बन जा 2 एंड 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, इसी को 2 के साथ ऐड कर लेते हैं क्योंकि आंसर डिवाइड में मेरे पास 495 ही आंसर दे रखा है ना, यहाँ पर आ जाएगा 177, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 500, ये 500 से 5 ही तो कम है ना, तो 500 का दुना हो जाता है 1000, 1000 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 990 और प्लस के 177 है, डिवाइड में है 495, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16 का 6 हासिल 1 बचेगा, 9 10 और 11 आ जाएगा, मेरे पास 495 देखने के लिए मिलेगा, 1167 डिवाइड बाय 495, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 ने कहा 10 डिग्री 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री 10 45 10 50 ऐसे करके 10 80 तक हमसे कह रहा है। अच्छा जी, 10 में दो एंगल्स का सम अगर 90 होता है तो वो मेरे पास 1 के बराबर होता है, तो 10 डिग्री और 80 डिग्री ये मेरे पास 1 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, 70 20 1 आ जाएगा, 40 51 आ जाएगा, 45 ऑलरेडी 1 होता है, 1 विल बी द ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास दे रखी है x प्लस वाई और माइनस के 4 कर सकता हूं इसको मैं बराबर 0, ये किस अनुपात में इन बिंदुओं द्वारा कट रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले माइनस तो ऑलरेडी लगाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस वाली इक्वेशन में इस वाले पॉइंट को रखते हैं, पहले वाले पॉइंट को -1 रखेंगे, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू प्लस के 1 आ जाएगी और माइनस के 4 ऑलरेडी है, डिवाइडर में ये वाले पॉइंट रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाएगी और माइनस के अगेन 4 है, सॉल्व करते कितना आएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, माइनस माइनस प्लस के 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 रे कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, तो 1/2 मेरे पास आंसर आ रहा है और 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। नाभिलंब की लंबाई, भाई कभी मेरे पास इक्वेशन इस तरह की होती है, ठीक है, तो नाभिलंब की लंबाई के लिए हम लगाते हैं मॉडुलस कोएफिशिएंट ऑफ y का गुणांक, है ना, और डिवाइड बाय x स्क्वायर का गुणांक, दिस इज द ट्रिक फॉर द नाभिलंब निकालने के लिए, किसका, पैराबोला का, y का गुणांक कितना आ जाएगा, -8 दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर गुणांक 1 दिखाई दे रहा है, मॉडुलस लगाया तो प्लस के 8 विल बी द राइट आंसर, 8 करेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर हम निकाल सकते हैं कोई पैराबोला है तो पैराबोला के लिए 4a कैलकुलेट करना होता है, 4a के लिए मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आंसर हमारे पास आ सकता है। इसने कहा कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा, x बार की वैल्यू निकालते हैं, देखो ये आ जाएगा 20 20 30 40 50 60 60 और 8 और 70 आ जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितनी बार कट जाएगा भाई ये, 14 5 70 होता है ना, 14 बार कट जाएगा, है ना। अब मुझे निकालना है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम तो पहली बात लगाते हैं रूट, रूट के अंदर क्या होता है कि इनका इसका डिफरेंस देखो, इनका इसका जो डिफरेंस आएगा 4 और 6 का डिफरेंस आएगा, 6 का स्क्वायर कर दो 36, इनका डिफरेंस 2 का आएगा तो 4, 1 का डिफरेंस है 1, 1 का डिफरेंस 1 और 24 6 और 2 8 का डिफरेंस है 64, डिवाइड में कितना आ जाएगा मेरे पास ऑलरेडी 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 और मेरे पास ये कितना है 6 मेरे पास, यानी कि 106 आ जाएगा, 106 डिवाइड बाय 5, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, और लगा कितना है 5 दूनी 10, 20 पंजे 100 आ जाएगा, तो
5 एकम 5 ऐसे मेरे पास आ जाएगा ना 20.1। ठीक है, 20.1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 16 से ज्यादा आएगा। ठीक है, 45 दूनी 20 25, हाँ 4.6 आ जाएगा ना। देखना 4.6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4.6 के साथ करता हूँ, 6 चौक 36 का 6 बचेगा 3, और 6 चौक 24, 25 26 27, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 49 50, 51 का 1, 51 का 1 आ जाएगा। ठीक है, मेरा बचेगा 5, 4 चौक 16, 16 और 5 कितना 21, 16 5 कितना 21, 21.16। हाँ देखो यहाँ पर कोई गलती तो नहीं की ना, 5 दूनी 10। ठीक है, मेरे पास या 20 पंजे, अच्छा पूरा 21 बार तो जा रहा था यार, सही कर रखे 21.1 जा रहा था ना पूरा ये। ठीक है, 21.1 जो मेरे पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं 4.6 मारा है, डी विल बी द राइट आंसर, वो गलत काट दिया था। ठीक है, समझ में आ गई बातें। इसने कहा कि इफ द पॉइंट इतना 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 आर द कोलिनर, कोलिनर है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन दोनों की बराबर होगी, इन दोनों पॉइंट की डायरेक्शन कोसाइन देख लेते हैं। माइनस के 8 में से माइनस कर देंगे 3j, 3 को बस, डिवाइड में 40 में से माइनस कर देंगे 60 को, बराबर आना चाहिए यहाँ से। माइनस के 52 में से माइनस कर देंगे इसको भाई, माइनस 52 में से माइनस कर देंगे माइनस 8 को, प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ से a में से माइनस कर देंगे 40 को, तो मेरे पास ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 5 और 3 माइनस 8 और 3 कितना हो जाएगा माइनस के 11 डिवाइड बाय, यहाँ से माइनस के 20 बचेगा इज इक्वल टू 52 में से 8 जाएगा, अगर 50 में से 8 जाता तो 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 42 और 2 44, माइनस के 44 बचेगा भाई। ठीक है ना, माइनस के 44 मेरे पास बच गया अभी ये। ठीक है, ओके, डिवाइड है मेरे पास a माइनस के 40 ऑलरेडी है, माइनस से माइनस ये कट ही रहा है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 11a हो जाएगा, माइनस के 11 चौक 44, और इज इक्वल टू 4 माइनस के 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0 मेरे पास ऐसा देखने के लिए मिलेगा। 11a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 880 में से माइनस कर देंगे हम किसको 440 को, जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव वाला ज्यादा था ना, तो 044 आ जाएगा, और 11 से कटेगा 11 चौक 44, तो माइनस के 40 आंसर देखने के लिए मिल रहा है। माइनस 40 इन ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा डियर, तो बी इसका आंसर देखने के लिए मिल गया। इसने कहा 9x स्क्वायर माइनस के 16y स्क्वायर बराबर 144 की नाभिया ज्ञात करनी है। नाभिया ज्ञात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, नाभि के लिए पहले तो हम 144 से डिवाइड करेंगे, 16 नहीं में 144, तो डिवाइड बाय 16 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसा हमने यहाँ पर देखा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं नाभिया निकालनी है। नाभिया के लिए हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस ए ई कोमा 0 हो जाएगा क्या। ठीक है, ये हाइपरबोला है हमारे पास, हाइपरबोला के लिए हम जो ई निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना 16 प्लस के 9 डिवाइड बाय 16, 16 9 25 से 5 आ जाएगा, 16 से 4 आ जाएगा, 5/4 हम रख देंगे। ए का वैल्यू हमारे पास 4 आ रहा है, ए का वैल्यू 5/4 है, 4 4 कट जाएगा, कॉमा 0 है, प्लस माइनस 5,0 देखने के लिए मिलेगा, प्लस माइनस 5,0 मेरे पास ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है एनसीआर प्लस के 2 एनसीआर प्लस 1। एनसीआर तो मेरे पास एनसीआर है प्लस के 2 टाइम्स है, तो इसको डबल टाइम्स लिख सकते हैं, एक बार एनसीआर प्लस 1 लिख लेते हैं, फिर से एनसीआर प्लस माइनस 1 लिख लेते हैं, फिर से मेरे पास एनसीआर माइनस के 2 लिख लेते हैं। हमने देखा कि ये वाली जो वैल्यूज मेरे पास है, ये एक फॉर्मूला अप्लाई कर रही होंगी, एन एन जुड़ जाएगा तो एन प्लस 1 सी आर मेरे पास हो जाएगा प्लस के, इन दोनों में ऊपर वाला एक जुड़ जाएगा, बड़ा वाला कौन सा है r माइनस के 1 आ जाएगा, इन दोनों में फिर से अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला n प्लस 2 हो जाएगा, और r नीचे वाला बड़ा कौन है r है, तो n प्लस 2 सी आर इन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी सही जवाब इसका हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो सिक्के में 1 या 2 शीर्ष आने की, भाई 3 बार सिक्के को उछालेंगे तो कंडीशन कौन कौन सी बनेगी, हेड 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 टेल। ठीक है ना, ऐसा बनेगा मेरे पास हेड टेल हेड, ठीक है ना, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, ऐसा बनेगा। फिर मेरे पास बन सकता है टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड टेल, फिर बनेगा मेरे पास टेल टेल हेड टेल टेल टेल। काउंट करो भैया, 8 कंडीशन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंडीशन है। इसने कहा कि हमें प्रायिकता निकालनी 1 या 2 शीर्ष आने की, यानी कि हेड आने चाहिए 1 या 2, 1 या 2, 2 मेरे पास ये हैं, 2 मेरे पास ये हैं, 1 मेरे पास है, 2 मेरे पास है, 1 मेरे पास है, 1 मेरे पास है। हाउ मेनी नंबर्स, एक देखो 2 नंबर छोटे, 8 में 6 बचेंगे, 6 डिवाइड बाय कितना 8, मेरे पास कितना आ जाएगा 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 3/4 विल बी द राइट आंसर, और 3/4 ऑप्शन नंबर सी में है, सी विल बी द राइट आंसर, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर भाई, जितना सीखा है, नहीं सीखा है, नहीं आता है तो फिर डरने की आवश्यकता क्या है कि नहीं है। चलो भाई, ओके, ऑल द बेस्ट सब बच्चों को, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।
जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मॉक नंबर 5 के वीडियो सॉल्यूशन में। और इस वीडियो सॉल्यूशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेक्शन की। तो सबसे पहला सवाल आपको दिया गया था कि एक प्रक्षेप्य को 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है, तो प्रक्षेप्य द्वारा वर्जित क्षैतिज क्षैतिज सीमाएं, वर्णित क्षैतिज सीमाएं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों, एक 30 है एक 60 डिग्री है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जिनका सम 90 डिग्री होता है तो उनके लिए रेंज क्या होती है, समान होती है। तो R1 इज इक्वल टू R2, तो इसलिए रेशियो कितना रहेगा आपका 1:1 रहेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल में कहा गया था कि वेक्टर P और P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के परिणामी के बीच कोण क्या होगा। तो इन दोनों का परिणामी मतलब आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये 2P आ गया। तो P और 2P के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का परिणाम जो है बस अंतर है कि ये इसका परिमाण जो है इस वाले का 2 गुना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान आपको बताना है जी आर और कैपिटल जी के संबंध में। तो ये सूत्र हमें पता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मास निकल जाएगा जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन जो है कैपिटल जी। तो क्वेश्चन का आंसर आपका बी सही होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की दो तरंगे 12 बीट जो है पैदा करती हैं, तो तब ध्वनि का वेग क्या होगा। देखो बीट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का अंतर, तो फ्रीक्वेंसी का अंतर आ गया न्यू1 माइनस न्यू2 कितना 12। अब फ्रीक्वेंसी होती है 4 बटे लैम्डा, तो वी अपॉन लैम्डा 2 कर दिया। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मैंने यहाँ माइनस का 2 पहले ही लिख लिया। तो इसको सॉल्व करेगा, वी अपॉन माइनस का 2 1 अपॉन 50 1 अपॉन 51 इज इक्वल टू 12। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो v की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 306 आपकी आएगी, 306 मीटर पर सेकंड आपका सही जवाब होगा। एक चालक में धारा प्रवाहित करके इसके तापमान में 5 डिग्री की वृद्धि की जाती है। जब धारा दोगुना हो जाए तो तापमान में वृद्धि लगभग कितनी होगी। तो देखो Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, अब Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी भी होता है। और यहाँ देखिए ये डेल्टा टी तापमान वृद्धि है, आई क्या धारा है, तो तापमान वृद्धि धारा के वर्ग पर निर्भर करती है। तो धारा के मान को 2 गुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो पहले 5 था तो 5 चौके 20, तो क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। एक स्प्रिंग एक बल बनाम विस्तार आरेख आपको दिखाया गया है, तो आपको बताया गया है कि इसमें किया गया कार्य कितना होगा। देखिए किया गया कार्य होता है बल गुणा गया विस्तार। तो आप एक काम करें, 100 न्यूटन का बल है और 100 mm का विस्तार है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 100 न्यूटन का बल है और 100 mm को मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, तो आंसर आपका कितना बन रहा है यहाँ पर 5 जूल बनेगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका 5 जूल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि 66 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्तीय प्लेट का गुरुत्व केंद्र क्या होगा। तो इसका जो गुरुत्व केंद्र का सूत्र होता है आधार से, तो वो कितना होता है 4r/3π होता है। तो r की जगह पर आप जो है व्यास है तो 66 सेंटीमीटर का आधा कर दीजिएगा, तो आधार से आपको जो ऊंचाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 14 सेंटीमीटर आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा। तो 3200 किलोमीटर का मतलब है आर कैपिटल आर का आधा 64 का आधा, तो यानी कि जी डैश जो होगा वो 4/9 गुना हो जाएगा किसका, जी का। तो जी की वैल्यू कितनी है 9/8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4.4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आयताकार फ्रेम से निर्मित पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है 3 × 10⁻², और एक नली का समर्थन कर सकता है। तो फिल्म की लंबाई मतलब उस पर एक स्ट्रॉ रख सकते हैं और इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है पृष्ठ तनाव गुणा गया लंबाई, क्योंकि यहाँ साबुन के मतलब जो फिल्म है वो साबुन की बनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पूरा बल आ जाएगा 6 × 10⁻³ तो जो भी वस्तु आप इस पर रख रहे हैं तो उसका जो वेट होगा mg वो इस बल के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.6 ग्राम आएगा। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ इसलिए ताकि आपका समय बचे, आप जल्दी से आंसर तक आप देख लें कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन v वेग के साथ चलते हैं, यदि तीनों कण लंबवत रूप से b
के एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो किस कण पर अधिकतम त्वरण होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस पर होगा। देखिए न्यूट्रॉन पर तो कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर बल लगेगा, कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम ए इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, बराबर होता है। तो त्वरण जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। तो द्रव्यमान कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो आंसर आ जाएगा आपका ए। अब एक आदर्श गैस को चक्रीय प्रक्रिया में गुजारा जाता है और 4 ऊष्मागतिकीय अवस्थाएं शामिल है, प्रत्येक अवस्था में Q और कार्य की मात्रा दी गई है। तो देखो चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। तो आंतरिक ऊर्जा में अगर परिवर्तन शून्य होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप ऊर्जा देंगे उतना ही काम होगा। तो आप इन चारों को जोड़ लीजिए, Q1 Q2 Q3 Q4, और W1 W2 W3 और W4 के बराबर कर दीजिए। तो ये हमने जोड़ दिया सारा, प्लस माइनस के साथ जोड़ना है। तो x आपका कितना आएगा, 700 जूल आपका मान निकल के आ जाएगा। चलिए, एक बिंदु आवेश अन्य बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार घूम रहा है। तो अगर ये वृत्ताकार घूम रहा है तो इसका विस्थापन की दिशा ये होनी चाहिए, और इस पर जो बल लगेगा वो बल ऐसे लगेगा या फिर बल ऐसे लगेगा। तो हमेशा ये क्या होगा, लंबवत होगा। तो यानी कि 90 डिग्री एंगल बनेगा तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य रहने वाला है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा कि 127 डिग्री और 27 डिग्री पर काम करने वाले इंजन की दक्षता 26% है। तो क्या ये सही हो सकता है? देखो 127 डिग्री का मतलब है 300 केल्विन और 127 का मतलब है 400। इसका हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 25% आ रहा है। तो यानी कि वैज्ञानिक झूठ बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा सरल आवर्त गति निकाय के लिए सही है? देखो सरल आवर्त गति के लिए जो त्वरण होता है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो यानी कि वो विस्थापन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये बात सही है। वेलोसिटी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन, ये बात गलत है क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ये बात गलत है, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि एक घनाकृति बॉक्स में 2q आवेश रखा गया है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल जो है दीवार कितनी होती है, 6, तो 1/6 करना पड़ेगा, तो ये q/3 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो, ये मजेदार क्वेश्चन था कि एक वस्तु है जिस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का 100 गुने के बराबर आवेश है और वो एक 0.8 मीटर के वृत्ताकार पथ पर प्रति सेकंड घूम रही है। तो प्रति सेकंड का मतलब इसका जो आवृत्ति है वो 1 हो जाएगा। तो धारा निकाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है आपको। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। तो Q का मान कितना दे रखा है भाई, Q का मान दे रखा है 100 गुना है, तो 100E/T, तो I इतना आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर कितना होता है, μ0/4π I/r × 2π। तो ये पाई से पाई को काटना होगा, इससे 2 बार काटना होगा। तो पूरी कैलकुलेशन जब सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू रख दीजिएगा 0.8, तो b का वैल्यू कितना आएगा, μ0 गुणा 10⁻⁻17 टेस्ला आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है? तो देखो आंतरिक परावर्तन जो होता है वो डेंसर टू रेयरर के लिए होता है। तो पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर हो जाएगा। ठीक है, पासिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास नहीं होगा क्योंकि रेयर टू डेंस है, डेंस टू रेयर होना चाहिए। रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इस वाले में हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। अगला सवाल देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का अवतल दर्पण है, एक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु के आकार का 2 गुना है। यदि निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक है तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी क्या होगी? भाई F इज इक्वल टू -10 हो गया, M इज इक्वल टू -2 क्योंकि वास्तविक है। फॉर्मूला लगाएंगे, M इज इक्वल टू F/F-U। U का आंसर निकाल लेंगे फटाक से, कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश का एक वर्णी स्रोत है जिसकी आवृत्ति कितनी है, 6 × 10⁻14 दे रखी है, और का एक फोटोन उत्सर्जित करता है और स्रोत द्वारा उत्सर्जित शक्ति ये दे रखी है। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन क्या होगा? तो प्रति सेकंड अगर टाइम को 1 ले रहे हैं तो यानी कि 1 फोटोन की ऊर्जा होगी 80/λ। n फोटोन मान लो निकले, तो प्रति सेकंड में जो ऊर्जा होगी वो शक्ति के बराबर होगी, 8 × 10⁻³ क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम को आप 1 सेकंड लेंगे तो ये पूरी एनर्जी हो जाएगी। तो ये hc/λ को हम hν लिख सकते हैं, hν को डिवाइड में भेज दीजिए। ये पूरी की पूरी गणित को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 × 10⁻16 फोटोन प्रति सेकंड निकलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40,
कह रहा है कि घर्षण रहित सतह पर स्थिर वेग, भाई स्थिर v अगर कांस्टेंट है आपका, v कांस्टेंट है तो a जीरो है, a अगर जीरो है तो फोर्स भी वहां जीरो है, तो बल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि घर्षण भी वहां नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका सी। लॉजिक गेट को पहचानिए, कौन सा लॉजिक गेट है, तो भाई देखिए बिंदी देख लीजिए और ये 5 रुपए वाली आइसक्रीम, तो कौन सा गेट है, एंड ये नैंड गेट है। अगर ये बिंदी ना होती तो एंड गेट होता, तो आंसर आएगा ये नैंड गेट है। अगले सवाल पर आइए, तरंग संख्या आपको निकालनी है, लेकिन कोणीय तरंग संख्या निकालनी है। तरंग संख्या का पता लगाएं, फाइंड द एंगुलर वेव नंबर। तो यहां हिंदी में थोड़ा सा कर लेते हैं, यहां पर आएगा कोणीय, यहां पर क्या आएगा, कोणीय तरंग संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, कोणीय तरंग संख्या निकालनी है। तो y इज इक्वल टू क्या होता है आपका, a साइन, बोलो जल्दी से, a साइन, ये होता है आपका kx माइनस ओमेगा टी दे रखा है, तो बस x के साथ देखिए क्या है, k है, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ जाएगी आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, इसमें बोला है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और धारा I के ले जाने वाले तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग v है, यदि विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो I इज इक्वल टू NEA VD होता है और VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA होता है। धारा को दोगुना कर रहे हैं, क्षेत्रफल को दोगुना कर रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 44 में, हमारे पास एक प्रणाली जिस पर 10 जूल के कार्य किया जा रहा है, तो सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है तो माइनस का 10 जूल हो गया। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 3.5 हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दीजिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6.5 जूल आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि विराम अवस्था में एक तरल पदार्थ में दबाव सभी बिंदुओं पर समान होगा अगर वे समान ऊंचाई पर है, मतलब एक तरल है इस तरह से तो सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था पास्कल ने। तो ये कौन सा नियम होगा, पास्कल का नियम होगा। तो ये था आपका मॉक नंबर 5 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपने मॉक पेपर बड़े अच्छे से दिया होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।